कि कौन सा फॉर्म होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। जब कंपनी को कंपनी बनानी हो, किसी पर्सन को कंपनी बनानी होती है, तो उसके लिए हमें कौन से फॉर्म की जरूरत होती है, मुझे एक बार बताओगे, डिस्कस करोगे इस चीज के बारे में, फॉर्म के रिगार्डिंग। स्पाइस प्लस फॉर्म होता है, वेरी गुड। स्पाइस प्लस फॉर्म होता है, हाँ, तो जिसको INC 32 भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। तो अब क्या है, हाँ, अब स्पाइस प्लस के दो पार्ट होते हैं। स्पाइस प्लस जो होता है हमारा पार्ट ए, और स्पाइस प्लस पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी, स्पाइस प्लस पार्ट बी, यही होता है ना। स्पाइस प्लस के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी, ये दो पार्ट होते हैं। अब क्या है कि अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले अपने नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई फॉर द नेम अप्रूवल। हमें स्पाइस प्लस कौन से पार्ट ए के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया जाता है एमसीए के अंदर। अभी क्या है, एमसीए का थोड़ा सा पोर्टल चेंज हुआ है। एमसीए का भी पोर्टल क्या है, वर्जन 3 हो गया, पहले वर्जन 2 था, थोड़ा सा स्मॉलर से चेंजेस आए हैं। बट हम पुराने के अकॉर्डिंगली आपको डिस्कशन, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसके हिसाब से बताऊंगा, वो सेम सही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक बार मैं बता देता हूँ पूरा कि क्या अप्रूवल्स रहती हैं, किस तरह से रहती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप नोट कर लो, सबसे पहले आप लॉगिन करोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करना है आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, और जब आपको बोला जाएगा, किसी ने बोला, आपने क्लाइंट ने आपको बोला कि हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी के नाम के लिए, नाम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और नाम अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एमसी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन दो तरह से होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप नॉर्मल अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के क्या कर लोगे, लॉगिन कर लोगे। बट आप न्यू यूजर हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एमसीए की वेबसाइट पे। एमसीए की वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको फिर एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा। समझ आ गई। पहले क्या हो गया, लॉगिन टू द एमसीए वेबसाइट। फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉगिन टू द एमसीए वेबसाइट। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। आपको एमसीए वेबसाइट पे अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, आपका लॉगिन हो गया। स्टेप 2, अब क्या है, आपको दूसरा, आपको स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर जाना है। जैसे ही आप क्या करोगे, मैं आपको साथ के साथ प्रैक्टिकल में भी लेके जाता हूं, सो दैट कि आपको क्या रहे, पता है। जैसे ये है, माई वर्कशॉप पे जाओगे, माई वर्कशॉप पे जाके लॉगिन के लिए पूछता है वो आपसे। यहाँ पे आपसे लॉगिन के लिए पूछता है, आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डालोगे। जैसे ही आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे आईडी पासवर्ड डालता है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो जाता है। लॉगिन हो जाने के बाद जैसे ही वो लॉगिन होता है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में चला जाता है। इनकॉर्पोरेशन, वहां पे आपसे स्पाइस प्लस फॉर्म के बारे में पूछेगा। तो जैसे भी होता है इनकॉर्पोरेशन का, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप लॉगिन करोगे। लॉगिन के बाद आपसे वो क्या करेगा, आपको स्पाइस प्लस का पार्ट ए ओपन करना है, पार्ट ए। अब पार्ट ए में आप, ये ऑनलाइन फॉर्म होता है, आप ऑनलाइन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें डालोगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का टाइप क्या है। आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 1% कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कौन सी कंपनी है। क्लास ऑफ कंपनी, किस तरह की क्लास है आपकी कंपनी की। कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी। मेन डिवीजन, आपकी कंपनी का मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्री क्या है, डिस्क्रिप्शन के बारे में, ये सारा आपको डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी का जो भी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट आप डॉक्यूमेंट अटैच करना है नेम अप्रूवल के लिए, आपको वो नेम अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, कोई भी।
दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू अपलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेंट वांट टू अटैच एनी फाइल। अगर आपको कोई अपनी रेलेवेंट फाइल अपलोड करनी है, अटैच करनी है अपने फोन के साथ, आप इसमें क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। यहां तक समझ आ गई? जी सर। हाँ सिमरन क्लियर है? पहले आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, यस सर। अप्लाई करना है नेम अप्रूवल जी। के लिए। एमसीए के स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म के अंदर जाके आप पूरे फॉर्म के अंदर जो जो ये कैटेगरी बता रखी है इसको भरोगे, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है उस डॉक्यूमेंट को अटैच करोगे और आप क्या कर दोगे, एमसीए वेबसाइट पे उसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही आपका नई कंपनी का नाम, हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार अगर नाम अप्रूव हो गया नई कंपनी के केस में तो वो कितने दिनों तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, 20 दिनों तक। 20 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस नाम के साथ कंपनी बनानी है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग नाम के लिए अप्लाई किया था आपने तो वो नाम आपको 60 दिन के लिए मिलेगा। 60 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आप कंपनी का नाम चेंज नहीं करते तो नाम क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे। अब आप मान लो आपने नाम के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आपका नाम अप्रूव हो गया, आपको नाम मिल गया। मान लो नई कंपनी के लिए आपने नाम अप्रूव किया था, आपको 20 डेज के लिए मिल गया, 20 डेज। फिर आपके लिए क्या होगा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर मुझे इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर। अब इनकॉर्पोरेशन का काम भी बहुत लेंथी रहता है, आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बड़ा अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द नेम फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एप्लीकेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपको INC 29, INC 29 क्या होता है, आपको अपनी कंपनी के जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मतलब फर्स्ट मेंबर, अपनी कंपनी के फर्स्ट मेंबर से और डायरेक्टर से क्या लेना है, डिक्लेरेशन लेनी है। दूसरा DIR2, DIR2 होता है हर एक डायरेक्टर से कंसेंट लेनी है कि भाई हम डायरेक्टर बनने के लिए एग्री हैं। एक फॉर्म होता है MBP1 जिसमें डायरेक्टर ये बताता है कि मेरा, अगर मान लो सिमरन अब कोई कंपनी बना रही है, सिमरन कंपनी की डायरेक्टर बनना चाहती है, तो सिमरन को INC 29 के अंदर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, DIR2 के अंदर कंसेंट देनी पड़ेगी, फॉर्म MBP1 के अंदर ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंपनी से अलग बाकी कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हूं या शेयर होल्डर। यहां तक समझ आ गई? पहले 3 फॉर्म समझ आ गए? जी सर। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। अभी भी मेरी आवाज कट के आ रही है? हेलो, इज एम ऑडिबल? यस सर। चलो, यहां तक समझ आ गया सिमरन एंड मंशा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी तरह का? नहीं सर, आ गया। ओके। मान लो आपका अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, आपने किसी से रेंट पे लिया, तो आपको उस प्रॉपर्टी के ओनर से NOC भी लेना पड़ेगा। आप NOC किस चीज का लोगे कि भाई हाँ उसने आपको अलाउ किया है कि आप इस एड्रेस को एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है? साथ में आपको जो भी आपने ऑफिस अगर रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट, लीज पे लिया है तो लीज डीड, कन्वेंस पे लिया है तो कन्वेंस डीड, आपको वो भी बताना पड़ेगा। आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ बताने के लिए अपने 2 महीनों का, 2 महीने पुराना क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटी बिल भी देना पड़ेगा, या तो बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का, वो उसका टेलीफोन बिल, वो भी बताना पड़ेगा। अगर आपके डायरेक्टर के पास, मान लो आप दोनों डायरेक्टर बनना चाहते हो, मनसा और सिमरन किसी कंपनी को बनाना चाहते हो और उसके अंदर वो डायरेक्टर बनना चाहते हो, जैसे अभी आपके पास डिन नहीं होगा, अगर आपको कोई कंपनी में डायरेक्टर बनना है, वो आपको किसी ने बोला कि आप कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, तो अभी आपके पास डिन भी नहीं है, तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिन लेना पड़ेगा। आपको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। समझ आ गई? हाँ जी सर। हाँ, हर एक सब्सक्राइबर से उसके क्या रेजिडेंशियल प्रूफ, उसके आइडेंटिटी प्रूफ,
पैन, आधार आपको उनसे लेना पड़ेगा। तो ये चीजें पहले आपको कलेक्ट करके रखनी है। किसी भी कंपनी को बनाने से पहले, उसके इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आपको ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास देखो, हाँ जी आप सर। अभी यहाँ पे आपने पूरी फाइल बना ली, आपको बोला गया ये डॉक्यूमेंट करने हैं, आपने पूरी फाइल बना ली। अब क्या करोगे? आप फिल करोगे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म। आप जो स्पाइस प्लस का पार्ट बी है उसको फिल करोगे, जिसको INC 32 भी बोला जाता है। INC क्या बोला जाता है? 32। INC 32 भी बोला जाता है। अब आप उस फॉर्म को फिल करोगे। अब फॉर्म को फिल करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? Once all the above mentioned document information available, applicant has to fill the information in the e-form SPICE plus Part B. आपको इन फॉर्म के अंदर अपनी ये क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है? पहला, फीचर्स क्या है स्पाइस प्लस पार्ट बी, जिसको INC 32 और स्पाइस प्लस जो है ये सेम है। या तो स्पाइस प्लस कह लो या INC 32 कह लो। स्पाइस प्लस क्या है? स्पाइस प्लस एक पोर्टल है। उस पोर्टल के अंदर काफी सारे फॉर्म है, जिसमें एक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भी आता है जिसको बोलते हैं 32, INC 32। क्लियर है? अब INC 32 के अंदर, हाँ जी सर। हाँ, INC 32 के अंदर आप क्या क्या डिटेल डालोगे? सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी, अगर आपकी कंपनी, अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको कितने सब्सक्राइबर की डिटेल देनी पड़ेगी? 7। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको 7 सब्सक्राइबर की डिटेल देनी पड़ेगी। यानी आप अपने फॉर्म के अंदर, जैसे फॉर्म की ऑनलाइन फील्ड होती है, उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फील्ड कितनी है? 7 सब्सक्राइबर की दे रखी है। लेकिन आपको मान लो कोई कंपनी चाहती है कि भाई मेरी कंपनी में तो 10 सब्सक्राइबर होंगे, तो 7 को तो वो फॉर्म के अंदर फिल करेगी और बाकी पूरी लिस्ट को एमओए के साथ, एओए के साथ, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ उसको क्या करेगी? बाकी डिटेल को अटैच करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? कई बार क्या होता है, कई बार चीजें होती हैं कि अभी कई बार आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड दे रखी होती है जो लिमिटेड होती है। फॉर्म के अंदर कई बार क्या होता है, लिमिटेड फील्ड होती है, जो कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है तो आप अलग से कुछ लिस्ट बना के लगा सकते हो। कई बार होता है ना एडिशनल, जैसे हमारे पेपर की शीट होती है, पूरी लिमिटेड शीट होती है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है उसके लिए आपको एडिशनल शीट लेनी पड़ेगी। ऐसे ही फॉर्म के साथ भी होता है। सब्सक्राइबर की डिटेल की 7 फील्ड होती है। अगर मान लो 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर है तो फिर आपको अलग से फिजिकली साइन की गई डिटेल को अलग से अटैच करना पड़ेगा। समझ आ गई? पहला पॉइंट, फीचर समझ आ गया? जी सर। हाँ। यस सर। In case of company having share capital, minimum authorized capital, subscribed capital required for an OPC is ₹1. Private company having share capital is ₹2, and in case of public company ₹7। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपकी कोई भी मिनिमम शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी 1% कंपनी है तो आपकी कंपनी की मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ऑथोराइज एंड सब्सक्राइब ₹1 की होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ₹2 होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी की मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ₹7 की होनी चाहिए। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि हर एक सब्सक्राइबर कम से कम एक शेयर जरूर खरीदेगा, इसलिए उनकी कम से कम एक शेयर, एक मेंबर के पास ₹1 का शेयर कैपिटल होना चाहिए। समझ आ गई? तो मिनिमम शेयर कैपिटल जो होगी 1% कंपनी के केस में ₹1, प्राइवेट केस में ₹2 एंड पब्लिक के केस में ₹7। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। स्पाइस प्लस फॉर्म के जी अंदर सर। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कंपनी के अंदर आप कितने डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हो? 20 डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हो। मान लो फॉर्म के अंदर पूछा गया डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितने डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हो? 20 डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। अब मान लो क्या है कि आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो, और आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आप कह रहे हो कि हम अपनी कंपनी में 5 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन पांचों के पास दिन नहीं है, तो फिर क्या होगा?
आप स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 डायरेक्टर तक का डिन ले सकते हो, बाकी 2 डायरेक्टर अलग से डिन लेंगे। उसके लिए DIR3 एप्लीकेशन होती है, उनको अलग से डिन लेना पड़ेगा। लेकिन स्पाइस प्लस फॉर्म में मैक्सिमम कितने कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर तक को डिन मिल सकता है बताओगे? सिर्फ 3 डायरेक्टर तक, सिर्फ 3 जी डायरेक्टर तक को डिन मिल सकता जी है। सर। उससे ज्यादा अगर आपको डिन लेना है 4 डायरेक्टर को, 5th डायरेक्टर को, उसके लिए फिर उसे अलग से डिन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। समझ आ गई? हाँ जी सर। उसके बाद क्या है, स्पाइस प्लस फॉर्म में ही कंपनी नाम के लिए भी अप्लाई कर सकती है। और नाम के लिए कौन सा फॉर्म है? स्पाइस प्लस पार्ट ए। हाँ जी। और इसके अंदर ही जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है साथ में, जो कि INC 33 फॉर्म के अंदर होता है, INC 33। यहां तक कोई डाउट मंशा एंड सिमरन? डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट किसी तरह का कि सर मुझे ये लाइन समझ नहीं आई, मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई, सर आप बिल्कुल बकवास मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, आ गया समझ में। सर आप तो बिल्कुल बकवास कर रहे हो, सर आप चुप हो जाओ, भाग जाओ। हाँ सिमरन। तो इसको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा ना फॉर्म? हाँ एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा ना कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ जी। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको सो दैट कि अच्छा, आपको तो ये पता हो कि कौन सा चीज कौन से डॉक्यूमेंट के लिए है ना? हाँ जी। चलो आगे बढ़े। सर। यस सर। हाँ हाँ जी। ये डॉक्यूमेंट आपको, अगर इसको ना आप पेपर से एक दिन पहले भी अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना कि मेरे को ये, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्पाइस प्लस फॉर्म किस लिए होता है, पार्ट 1 किस लिए होता है, पार्ट 2 किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट नोट में बना लेना। और एग्जाम के जाने से पहले, एग्जाम देने से जाने से पहले इसको एक दिन पहले आराम से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना, ठीक है ना? इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। इनकॉर्पोरेशन को आराम से लिखना कि एग्जाम से एक दिन पहले मुझे याद करना, चेकलिस्ट के तौर पर। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ अब करते हैं कि स्पाइस प्लस फॉर्म में ही कंपनी पैन के लिए, टैन के लिए अप्लाई कर सकती है। जब एक नई कंपनी बन रही होती है तो स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही वो पैन टैन के लिए क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है। कंपनी का पैन, कंपनी का टैन। सप्लाई, जो मैंने आपको बोला था स्पाइस प्लस फॉर्म 11 तरह की सर्विसेज देता है, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट क्लास में ये बात पढ़ी थी कि स्पाइस प्लस फॉर्म 11 तरह की सर्विसेज देता है। और वो 11 तरह की सर्विसेज कौन कौन सी थी? नाम के लिए, डायरेक्टर के डिन के लिए, दूसरा किस चीज के लिए? पैन के लिए, टैन के लिए, ESI सर्टिफिकेट के लिए, EPFO सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए, बैंक ओपनिंग के लिए, GST रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सारी सर्विसेज आपको कौन देता है? ये सारी सर्विसेज आपको कौन देता है? स्पाइस प्लस फॉर्म में क्या पर चलता है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट याद करने हैं और आपको फिर अपनी एक बाद में पता करना है कि किस तरह से मुझे भरना है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, टैन क्या होता है? टैन टैक्स आइडेंटिटी, वो होता है टैक्स अकाउंट नंबर। टैक्स जिस तरह से पैन होता है ना पर्सनल अकाउंट नंबर, इस तरह से टैन होता है टैक्स अकाउंट नंबर। अगर आपको TDS वीडियस का जो TDS वगैरह कटता है तो उस चीज के लिए टैन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्लियर है? जी सर। कंपनी को टैन में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि कंपनी सारी चीजें TDS वगैरह कटती है तो टैन का होना उनका लिए बहुत जरूरी है। टैन TDS की रिटर्न वो भरते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो टैन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इनकम टैक्स पढ़ोगे उसमें आप अच्छे से जी सर। जानोगे इसके बारे में, इसके लिए अलग से पूरा चैप्टर है। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर है? ये काट दो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ जी तक सर। पढ़ना है। ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई किसी तरह की कोई शंका? सिमरन? नहीं सर।
हाँ भाई सिमरन, हाँ भाई मंशा, बोलो। नहीं सर, नहीं है डाउट। ओके, चलो आगे बढ़े। कितना मेहनत करते हो यार तुम, कॉलेज हाँ जाते जी हो, सर। तुम इंस्टीट्यूट जाते हो, उसके बाद फिर कोचिंग लेते हो, फिर पढ़ते हो, कितना मेहनत करते हो बच्चों। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा सर, ये तो बहुत तक। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं, आगे बढ़े। जी सर। चलो अब बात करते हैं कि भाई जो स्पाइस प्लस फोम है, ये सिंगल विंडो, इसको बोलते हैं सिंगल विंडो फोम। लिख लो इसको, स्पाइस प्लस फोम को आपसे ओएमआर में भी पूछ सकता है, क्योंकि ओएमआर भी आएगा, इसलिए मैं पहले इतना ध्यान से कराता नहीं था, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते थे एग्जाम के में आने के। लेकिन अब मैं इसलिए बहुत ध्यान से करा रहा हूँ, क्योंकि कौन सा है ओएमआर है, 20 नंबर का आपका ओएमआर आएगा, तो आपसे पूछ भी सकता है कि भाई स्पाइस प्लस फोम, जो ये INC 32 फोम है, ये किस तरह का फोम है। ये जो फोम है ये सिंगल विंडो फोम है। सिंगल विंडो फोम क्या है, क्योंकि एक फोम के अंदर ही आप काफी सारी सर्विसेज ले सकते हो। अब काफी सारी सर्विसेज उसमें क्या ले सकते हो कि एक ही फोम के अंदर क्या हो सकता है, एक ही फॉर्म के अंदर दिन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, एक ही फॉर्म के अंदर नाम के लिए अप्लाई किया जा सकता है, एक ही फॉर्म के अंदर पैन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, टैन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो एक ही फॉर्म के अंदर काफी सारी सर्विसेज है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सिंगल विंडो। कि भाई एक नई कंपनी बन रही है, नई कंपनी को बनाने के बाद जो नई नई चीजें करनी पड़ती है, जैसे एक घर बनता है नया, नया घर बनाने के बाद ऐसे थोड़ी होता है, साथ के साथ उसके लिए अलग अलग उसमें नई विंडो, नए डोर, नए फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। फिर आपको अलग अलग सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, अलग अलग प्लम्बर के लिए, लाइटिंग वाले के लिए अलग से काम करवाना पड़ता है, फर्नीचर का काम अलग से करवाना पड़ता है, कर्टेन वाले से अलग से काम करवाना पड़ता है, कुछ और काम अलग से, पेंट वाला अलग से होता है, मतलब हर अलग अलग एजेंसीज के पास आपको जाना पड़ता है। लेकिन कंपनी को भी जब आप एक नई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे, तो कंपनी के लिए भी आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी, जिसको अगर ये काम अगर आपको अलग अलग करवाने पड़ते, आपका टाइम वेस्ट, मतलब ये लगा लो कि कम से कम आपको एक कंपनी को अच्छे से बना के चलाने में कम से कम 6 से लेके 1 साल तक लग जाता है। लेकिन स्पाइस प्लस फोन ने उस काम को सिर्फ 1 महीने में ही कर दिया। आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना सारे काम, मतलब 1 महीने भी क्या, 15 दिन, जब तक बस आपको कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, स्पाइस प्लस फॉर्म भरना है, अटैच करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे रहे, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी बन के तैयार है। इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिन ले सकते हो, इसी फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो, नाम ले सकते हो कंपनी का, इसी फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए अलग से फॉर्म फाइल कर सकते हो, इसी के अंदर आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए फॉर्म फाइल कर सकते हो, पैन टैन के लिए, GST नंबर के लिए। तो ये सारा किसके अंदर होता है, इसी फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। जी सर। हाँ, तो ये सारा एक ही फॉर्म के अंदर होता है, इसको काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो हाँ जी सर। पहला स्टेप आपको समझ आ गया। पहला स्टेप क्या था भाई, आपको लॉगिन करना है, एमसीए की वेबसाइट पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या कहा था भाई, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, डॉक्यूमेंट के प्लस फॉर्म पे जाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद थर्ड स्टेप आपको क्या बोला था कि भाई आपको अपने स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या फिलअप करनी है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4, आपको प्रिपेयर करना है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, यानी स्पाइस प्लस के अंदर भी क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, या अलग से भी अपलोड कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आपको एमओए एओए क्या करोगे आप, स्टेप 4 के अंदर प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन ऑफ एमओए एओए।
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मैं बताऊं रेलेवेंसी सिर्फ 40% है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपसे बस OMR में पूछा जा सकता है या सिंपल सा एक प्रोसीजर पूछ लेंगे, इतना डीपली आपसे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर आपको, इलेक्ट्रॉनिकली वे में बनाना सही रहेगा ना हाँ जी सिमरन सर? कुछ कह रही हो, मंशा कुछ कह रही जो हो। अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हाँ जी सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है अपना, वो अपन को इलेक्ट्रॉनिकल वे में बनेगा तो अपने लिए ज्यादा आसानी होगी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पाइस फिजिकल देखो में क्या चेक होता है, मैं करने में। बताता हूँ। स्पाइस प्लस जो फॉर्म होता है ना बच्चों, स्पाइस प्लस फॉर्म में पार्ट बी के अंदर INC 32 फॉर्म जो होता है वो होता है, लिख लेना, इनकॉर्पोरेशन का होता है, इनकॉर्पोरेशन का। INC 33 फॉर्म जो होता है वो होता है EMOA। INC 34 फॉर्म जो होता है EAOA होता है। वो क्या होता है? EAOA ये होता है, ध्यान रखना। INC 32 फॉर्म किसको होता है? इनकॉर्पोरेशन का होता है। INC 33 फॉर्म जो होता है मेमोरेंडम का होता है। INC 34 फॉर्म जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? तो भाई आप क्या करोगे, ये आपको सिंपली लिखना है, आफ्टर प्रॉपर फाइलिंग ऑफ फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट बी, कि भाई जब आप स्पाइस प्लस पार्ट बी को फिल कर लोगे, आपको क्या करना है, INC ई फॉर्म INC 33 जिसको ई मेमोए और ई फॉर्म INC 34 EAOA, तो आपको क्या करना है, उसको प्रॉपरली क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो उस डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी आपकी जो भी फील्ड है फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है और अपने DSC वगैरह लगा लेना। समझ आ गई? जी सर। हाँ, उस स्टेप नंबर 5 अपने क्या है, फिल करेंगे डिटेल ऑफ पैन 10। इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द डिटेल ऑफ पैन एंड 10 इन स्पाइस प्लस फॉर्म 32 लिंक टू फाइंड आउट एरिया कोड ऑफ फाइल पैन एंड 10 आर गिवन इन द हेल्प किट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप जिस भी आप एरिया में रहते हो उस एरिया का आपको एरिया कोड वो आपको वहीं पे मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलता है, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई आप जैसे दिल्ली के हो तो दिल्ली के लिए अगर आपको पैन अप्लाई करना है तो आपके एरिया का कोड क्या होगा, पंजाब है पंजाब का कोड क्या होगा, जैसे लुधियाना है लुधियाना का कोड क्या होगा, हर एक एरिया का कोड मेंशन करना है। एक होता है फिल द डिटेल ऑफ GST IEC, एक अलग से फॉर्म होता है एजाइल प्रो। एजाइल प्रो के अंदर आप कौन कौन से किस किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन के लिए, ESI के लिए, EPFO के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए, इन सारों के लिए एक फॉर्म होता है एजाइल प्रो, जो कि फिर अटैच हो जाता है किसके साथ, INC 32 के साथ। ये भी INC 32 के साथ अटैच हो जाता है। फिर आप सबमिट करोगे INC 32 फॉर्म, INC 33 फॉर्म, INC 34 फॉर्म, INC ये एजाइल प्रो फॉर्म MCA पे, इसको आप MCA पे फिर क्या करोगे, सबमिट करोगे। जब ये फॉर्म आपके सबमिट हो जाएंगे, ROC प्रॉपरली आपके फॉर्म को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन अच्छी रही, आपको क्या कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन INC 11 के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लर्न करने के लिए है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, तो मुझे कौन कौन सी चीजें तैयार रखनी पड़ेंगी पहले से। समझ आ गई सिमरन, मंशा, कोई डाउट? जी सर। ओके, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, कंपनी बन जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको MCA की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, नाम के लिए अप्लाई करना है, नाम अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जब आपके हो जाएंगे तो फिर आपको INC 32 फॉर्म फिल करना है। INC 32 फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो फिर आपको MOA AOA वाला फॉर्म फिल करना है। MOA AOA फॉर्म जब आपका हो जाएगा उसके बाद फिर आपको अपनी पैन टैन के लिए अलग से डिटेल फिल करनी है। और एजाइल प्रो फॉर्म होता है जिसमें आप GST ESIC
ईपीएफओ, प्रोफेशनल टैक्स, इन सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और बाद में सारे फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर दोगे, और सबमिट होने के बाद अगर आपका फॉर्म अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी सर। कोई डाउट? सर एक जनरल क्वेश्चन था, आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इनकॉर्पोरेशन। हर एक, देखो आप हर एक चैप्टर में आओगे ना, हमेशा ध्यान रखना, जी सर। हर एक चैप्टर में आओगे, हर एक चैप्टर का अपना ही क्या होता है। जैसे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई भी फॉर्म होगा ना, अब हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हर एक फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म होती है आईएनसी, आईएनसी 1, आईएनसी 2, आईएनसी 32 ऐसे। शेयर कैपिटल वाले में जाओगे तो शेयर कैपिटल वाले में एसएच आएगा, डायरेक्टर वाले में जाओगे तो DIR आएगा। समझ गए मेरी बात? हर एक चैप्टर का अपने उसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है फॉर्म का, तो आपको ये ध्यान रखना है। आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, ठीक है ना? क्लियर है? सर। जब आपका कंपनी बन जाएगी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिल जाने के अंदर आपको ना क्या करना पड़ता है, फॉर्म फाइल करना पड़ता है एक INC 20A, और वो कौन से 180 दिन के अंदर अंदर, कंपनी बनने के 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी को INC 20A फॉर्म फाइल करना पड़ता है बच्चों, जिसका नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें कंपनी ये बताएगी कि भाई हमने बिजनेस शुरू कर दिया है। कंपनी को ये भी तो बताना पड़ेगा ना, आपने कंपनी बना के जोड़ दी, काम आप कुछ कर नहीं रहे, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको ROC को बताना पड़ेगा भाई हमने क्या कर लिया है, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। उसके रिगार्डिंग आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और वो डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर दोगे, 180 दिन के अंदर दोगे। पढ़ते हैं, एज पर सेक्शन 10A every company incorporated having a share capital and shall not commence any business or exercise any borrowing unless, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी तब तक बिजनेस शुरू नहीं करेगी जब तक कि वो INC 20A फॉर्म के अंदर डायरेक्टर जो है कंपनी का 180 दिन के अंदर INC 20A के अंदर डिक्लेरेशन फाइल ना कर दे, और वो ये ना बता दे कि हमने क्या कर लिया है, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और इस फॉर्म को वेरीफाई कौन करेगा, इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा बाय दी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या पोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। समझ आ गए? ठीक है। और उसको ये भी बताएगा, कंपनी का जो डायरेक्टर होगा ये भी बताएगा कि भाई जो कंपनी के सब्सक्राइबर थे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जहां पे भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की बात आती है, इट मींस कि इट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कि भाई कंपनी का डायरेक्टर ये भी बताएगा कि भाई हाँ, जो कंपनी के सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम थे उन्होंने भी क्या कर लिया है, उन्होंने भी शेयर ले लिया है कंपनी का, और कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। इसके रिगार्डिंग डायरेक्टर क्या करेगा, डिक्लेरेशन INC 20A फॉर्म के अंदर फाइल करेगा, और उस फॉर्म को वेरीफाई कौन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, पोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। क्लियर है? ठीक है जी सर। कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी फॉर्म फाइल करेगी। मान लो कंपनी ने पहले बताया कि भाई मेरा तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, लुधियाना के किसी एड्रेस पे, अब उसने वहां से चेंज कर दिया, मान लो किसी दूसरी सिटी में ले गया, तो भाई उसके रिगार्डिंग भी उसको फिर फॉर्म INC 22 फॉर्म फाइल करके बताना पड़ेगा। ये बाद की बात है जब आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपको ये 2 फॉर्म, एक बिजनेस शुरू करने के रिगार्डिंग और एक अपने ऑफिस के रिगार्डिंग क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। बिजनेस के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन जाएगी INC 20 फॉर्म के अंदर 20A, और रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग जो डिक्लेरेशन जाएगी वो जाएगी INC 22 फॉर्म के अंदर। समझ आ गई बच्चों? सिमरन एंड मंशा? हाँ जी। ओके,
Yes, sir. हाँ जी सर। ओके सर, ओके। आगे बढ़े। जी। चलो, अब आता है हमारे पास आगे प्रोफेशनल को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को जब भी प्रोफेशनल मतलब हम कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट को, कंपनी को। हाँ, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का काम किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो उनको सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखनी पड़ती है भाई। सबसे पहले तो वो क्या लेंगे, ऑब्टेन करेंगे एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम दी सब्सक्राइबर। एंगेजमेंट लेटर क्या, कि भाई उनकी कंसेंट कंसेंट, उनसे क्या लेंगे, एंगेजमेंट लेटर लेंगे कि भाई हाँ दे आर अग्री और वो करना चाहते हैं, वो सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं एज पर दी सर्टिफिकेशन इन फॉर्म DIR 12 and INC 22. Professional declare that he has been engaged for the purpose of certification. Therefore, the professional should take engagement letter from the promoters. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई वो जो कंपनी के सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, उनको कंपनी के मालिक भी बोला जाता है। अगर मान लो उनको क्या कराना है, सर्टिफाई फॉर्म को सर्टिफाई कराना है, तो पहले वो क्या करेंगे, एंगेजमेंट लेटर कि भाई हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं किस चीज के लिए, सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए। मान लो आप क्या हो, आप कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस बन गए। मान लो आप दोनों कंपनी बना रहे हो, आप कंपनी के क्या हो, सिमरन और मंशा कंपनी के क्या है, सब्सक्राइबर है, मालिक है। मैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ, आप मेरे पास आए कि सर हमें ये जो फॉर्म है DIR 12 या INC 22 फॉर्म है, हमें ये सर्टिफाई कराने हैं, अटेस्टेड कराने हैं। भाई पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा, मुझे करना ये बताना पड़ेगा कि हम आपसे सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं। फॉर दिस सर्टिफिकेशन वी आर अपॉइंटिंग यू, आप हमारी इस जितनी भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सर्विसेज है उनमें क्या करो, सर्टिफिकेशन करो। क्लियर है, समझ आ गई। हाँ जी सर। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस क्या करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, उनको पहले क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। मान लो आपके पास कोई कंपनी बनने के लिए आई, आप लोगों ने मुझे कोई कंपनी बनाने के लिए बोला, मैंने कुछ भी बिना चेक किए, आपकी आईडी प्रूफ, आपके डॉक्यूमेंट को चेक किए, ऐसे ही कंपनी के डॉक्यूमेंट आगे भेज दिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट को चेक करूंगा, एक एक चीज को वेरीफाई करूंगा और उसके बाद ही आगे भेजूंगा। उसके बाद क्या है, इंश्योर ऑल अटैचमेंट आर क्लियर एंड अप टू डेट। आपने मुझे ऐसी फोटो स्टेट दी, ऐसी फोटो कॉपी दी, आप लोगों की शक्लें ही नहीं दिख रही, आपके पैन आधार पे कुछ दिख ही नहीं रहा, आपने मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो डॉक्यूमेंट आप मुझे दे रहे हो प्रॉपरली अच्छे से दिख रहे हैं, आपके साइन, आपका जो भी प्रिंट आउट आपने दिया है अच्छे से दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं। एंश्योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फंक्शनिंग फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिया, मेरे को एड्रेस दिया, लेकिन मुझे पता चला कि वो तो आपके घर का एड्रेस है, आप तो वहां रहते हो, वहां तो कंपनी कोई बिजनेस ही नहीं कर रही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो यहां तक आपको पूरा ध्यान रखना है चीजें। आपको ये भी देखना चीजें पढ़ना पड़ेगा कि भाई आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है तो उस प्रोफेशनल के पास क्या होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए अच्छे से, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए अच्छे से। तो 5 पॉइंट तक आप ये कर लो, दैट्स इनफ फॉर दिस। तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ गई। जी सर। Yes, sir. हाँ, अब आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3, और मिनिमम शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, 7। ये होना चाहिए। बाकी जितने भी कंप्लायंस है जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ऊपर सब के सब सेम है। जी सर। Yes, sir. सब के सब सेम है। पब्लिक कंपनी को बनाने का जिसको जो भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर फॉर पब्लिक कंपनी सिमिलर टू द प्राइवेट कंपनी, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, सिमिलर है, सारा सिमिलर है।
बस आपको जी सर। ध्यान रखना है कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। आपको ये बस छोटा मोटा पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिक कंपनी को बनाते टाइम आपको इतने इतने आपके होने चाहिए। बाकी सब ये छोटी मोटी चीजें कि भाई इसमें कम से कम आपके 7 मेंबर होने चाहिए, आपकी कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, आपके कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए, है ना, आपकी कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए। पब्लिक कंपनी की जो जनरल मीटिंग होगी उसके लिए कम से कम 5 मेंबर की जरूरत होती है जनरल मीटिंग के लिए। पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए, ट्रेडेबल होने चाहिए, बस ये होना चाहिए। बाकी इसकी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़ी हैज इट इज सेम है, पूरी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। यहां तक किसी का डाउट? नो सर। अच्छा, नहीं सर। कोई डाउट किसी तरह का? कोई ये कह रहे हो कि सर मजा नहीं आ रहा, बंद बंद करो, अपना काम करो आप। सर सर एक चीज था, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हाँ, सर कंपनी सेक्रेटरी अगर डायरेक्टर का डील ले लेता है तो फिर? मेरे पास है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या कंपनी सेक्रेटरी डील ले सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। हाँ, ले सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी भी किसी दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास कंपनी का डीन सर है। एक साथ दो दो चीजें, कंपनी सेक्रेटरी भी है और यहाँ पर अपने पास डील भी है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी है, तो फिर इंडिपेंडेंट सही हो डायरेक्टर सकता बन सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, जब डायरेक्टर वाला चैप्टर करेंगे। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है। जी सर। एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जिसका एक्टिव रोल रहता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसका सिर्फ पैसिव रोल रहता है, मतलब वो डे टू डे अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता, जब मीटिंग होती है मीटिंग्स पे ही जाता है और उसको मीटिंग अटेंड करने का फीस मिलती है, बस। ये होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करोगे अच्छा, तो तो सर आप कौन से डायरेक्टर हो? अभी मैं हूं ही, मैंने डीन डीन ले रखा है खाली, मतलब जब मैं कंपनी में था ना अपनी, जहाँ पे मैं जॉब करता था, अच्छा सर। हाँ, वहां पे जी कंपनी के सर। अंदर मैं डायरेक्टर था, तो उस टाइम पे ओके। मैंने डीन लिया था। क्लियर है? ठीक है सर। जी सर। तो ये चीज है। बाकी अपना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस है वो सारे का सारा क्या है, सेम है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? सिमिलर। हाँ। जी सर। हाँ, हाँ जी आगे सर। बढ़ते हैं। 1% कंपनी में, 1% कंपनी के अंदर आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि 1% कंपनी हमें पता है एक तरह से प्राइवेट कंपनी है। सिर्फ 1% कंपनी को बनाने के लिए एक किसकी जरूरत होती है, मेंबर की जरूरत होती है ना। प्राइवेट कंपनी की तरह क्या होता है कि भाई सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही, 1% कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना है तो सिर्फ नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है, एक 1% कंपनी को बना सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ठीक ही है सर। 1% कंपनी को बना सकता है। और एक नॉमिनी को भी, एक नॉमिनी भी कौन होगा, सिर्फ नेचुरल पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन। पहला तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है, 1% कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपको पता है ना। सबसे जी पहला सर। हमें ये पता है कि भाई सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वही क्या बन सकता है, 1% कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, मेंबर बन सकता है, और सिर्फ नेचुरल पर्सन। डायरेक्टर। अब रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, जो इंडिया में कम से कम 182 दिन स्टे करता है, 182 डेज जो इंडिया के अंदर कम से कम स्टे करता है, उसे रेजिडेंट इन इंडिया बोला जाता है। समझ आ गई? जी सर। Natural person shall not be a member of more than 1% company.
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक मेंबर बना है कोई 1% कंपनी का, तो वो एक से ज्यादा 1% कंपनी के अंदर मेंबर एक टाइम पे नहीं बन सकता। अब मंशा अगर एक 1% कंपनी बना रही है और उसमें मेंबर है, तो मंशा किसी दूसरी कंपनी के अंदर, या सिमरन एक 1% कंपनी की मेंबर है, तो सिमरन किसी दूसरी कंपनी के अंदर एक टाइम पे मेंबर नहीं बन सकती। समझ आ गई? हाँ जी और सर। ऐसे ही नॉमिनी भी एक पर्सन एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? जी यस सर। सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। नो सर। मान लो मान लो सिमरन या फिर मंशा, आप किसी एक टाइम पे किसी कंपनी के अंदर 1% कंपनी के अंदर क्या थे, एक से ज्यादा 1% कंपनी के अंदर मेंबर थे, या एक से ज्यादा 1% कंपनी के अंदर आप नॉमिनी थे। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एक ही कंपनी के अंदर एक टाइम पे मेंबर या नॉमिनी रह सकते हैं। वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन 1% कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल become a member in another company. Such company, by virtue of being a nominee in that 1% company, such person shall meet the eligibility criteria specified to within a period of 180 दिन का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई आपके पास इतने दिन का टाइम है, आप क्या करो, अगर एक से ज्यादा कंपनी के अंदर मेंबर या फिर नॉमिनी हो, तो आप 6 महीने के अंदर सिर्फ एक ही को चूज करो और एक ही में रहो। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। यस सर। हाँ, आगे बढ़े। जी। हाँ बच्चों, समझ आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है? सिमरन? यस। नो सर। हाँ सिमरन? हाँ मंशा? नो सर। चलो, जी क्लियर है। सर। समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो, इसको जी हाँ जी। जी हाँ जी। इसको पता है, मैं देखो, मैं इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। इनकॉर्पोरेशन वाले का क्या करो, मैंने पढ़ा दिया आज, मेरे पढ़ाने के बाद कल परसों जो भी टाइम आपको लगे पूरा अच्छे से पढ़ो इसको, साथ के साथ छोटे छोटे नोट्स बनाओ जो मैंने बोला आपको, और इसको ना क्लोज करके रख दो। इसको अपने माइंड से बोलो कि प्रेशर मत लो कि इनकॉर्पोरेशन, एग्जाम टाइम जब आएगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले उठाना बुक इनकॉर्पोरेशन की, पूरा प्रोसीजर पढ़ लेना और एग्जाम में अकॉर्डिंगली वो कर लेना। ये सबसे बेस्ट तरीका है इनकॉर्पोरेशन को लर्न करने का। ठीक है ना? जी सर। हाँ, कोई भी माइनर जो है वो क्या नहीं बन सकता, मेंबर नहीं बन सकता, किसमें, या नॉमिनी नहीं बन सकता 1% कंपनी के अंदर। कोई भी माइनर 1% कंपनी के अंदर ना तो मेंबर बन सकता, ना ही नॉमिनी बन सकता। सच कंपनी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट और कन्वर्ट इनटू 1% कंपनी, हमने पहले भी पढ़ा है, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, या 1% कंपनी अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वो नहीं कर सकती, एज ए रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। कोई भी 1% कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस नहीं कर सकती। समझ आ गई? और यही वही चीज है, कोई भी जी सर। नेचुरल पर्सन एक 1% कंपनी के अंदर एक से ज्यादा टाइम पे नॉमिनी नहीं बन सकता। ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये सारे का सारा बाकी आपका सेम ठीक है। है। तो आपको ये मोटे मोटे पॉइंट इसमें याद रखने हैं, बाकी तो सारा क्या जैसे है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में आप तो पढ़ जैसे लेंगे। 1% कंपनी मुझे बनानी है, हाँ, तो मैं स्पाइस प्लस में ही जाके इनकॉर्पोरेशन का मतलब फॉर्म फिल करूंगी, सेम जैसे मैंने प्राइवेट और पब्लिक के अंदर फॉर्म फिल किया था, वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वही डॉक्यूमेंट होंगे, वही चीज आएगी। इसका इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है ना 1% कंपनी का, भी सेम एज प्राइवेट कंपनी होता है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। बट आपको कुछ चीजें ध्यान जी रखनी सर। है, इसने सिर्फ वो मोटी मोटी चीजें बताई हैं आपको, जो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आप जब 1% कंपनी को बनाओगे तो आपको ये मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है।
क्लियर है? जी सर। बाकी इसने बोला है आईएनसी 32 वही एप्लीकेशन जाएगी। आईएनसी 32 के अंदर आपको मेमोरेंडम में एक अलग से नॉमिनी क्लोज, इसमें 1% कंपनी का एक नॉमिनी क्लोज अलग से बताना पड़ता है। जब आप सिलेक्ट करोगे आप टाइप ऑफ कंपनी आपकी कैसी है, जब ओपीसी सिलेक्ट करोगे तो अलग से नॉमिनी क्लोज खुल जाता है। आपको अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसमें नाम डालना पड़ेगा नॉमिनी का। इनकॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ एक नॉमिनी क्लोज जाता है, बाकी सारा प्रोसीजर क्या है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। निधि कंपनी को कर बोलो रेफर करो इसे, यहां पे नहीं कराऊंगा, इसको लिखो रेफर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि वहां प्रॉपर चैप्टर है तो उसमें कवर हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। क्लियर है? हाँ। जी। बस एक बार ये पढ़ लेते हैं हम सेक्शन। निधि कंपनी तो मैं आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में कराऊंगा। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में एक चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लो, रेफर इन चैप्टर लिख लो निधि कंपनी के लिए, आप भूलो ना मत। रेफर इन चैप्टर, चैप्टर आई थिंक वो 6 है, रेफर इन चैप्टर 6, नहीं 6 नहीं सॉरी 8, रेफर इन चैप्टर 8 ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप निधि कंपनी वाला पढ़ लोगे। अब समझ आ गई बात? क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। यहां तक पहले मुझे कोई डाउट बता दो, यहां तक अगर कोई डाउट हो फिर मैं हम आराम से सेक्शन 8 कंपनी पढ़ लेंगे। नहीं सर। सेक्शन 8 कंपनी पे आराम से हम टाइम लगाएंगे थोड़ा सा, तो आधे घंटे का टॉपिक है, हद मार के हम ये करके अपना चैप्टर क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो चलो अब आता है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? सेक्शन 8 कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एक प्राइवेट कंपनी से और एक पब्लिक कंपनी से, क्योंकि उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। पता है ना, हमने पढ़ा था ना? जी सर। जी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने के बाद फिर आपको आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। भाई इनकॉर्पोरेशन का करने से पहले, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने से पहले आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी है। भाई आपकी कंपनी का पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, प्रमोशन ऑफ आर्ट करेगी, कॉमर्स करेगी, साइंस करेगी, एजुकेशन करेगी, रिसर्च करेगी, किस तरह की चीज करेगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफिस क्या होगा कंपनी का, ऑथोराइज कैपिटल क्या होगी कंपनी की, कंपनी के कितने प्रमोटर होंगे, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे, कंपनी की शेयर कितने होंगे, हर एक प्रमोटर कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करेगा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां तक समझ आ गई? हाँ जी सर। कोई डाउट? यस सर। नो सर। कंपनी जब अपनी इन डिसाइडिंग द प्रपोज नेम द फॉलोइंग रूल हैव टू बी बोर इन माइंड। जब सेक्शन 8 कंपनी के नाम के लिए अप्लाई किया जा रहा हो, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है।
भाई सबसे पहले तो द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी इन अकॉर्डेंस। कंसेंसनेस का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस। कंपनी का जो नाम है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी होना चाहिए। जो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा हो, कंपनी का नाम भी उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। समझ आ गई? हाँ जी सर। हाँ, the name need not to be necessarily indicate of the object of the company, but when there is some indication of the object in the name, it shall be conformity with the object mentioned in the memorandum। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नाम में कि भाई अगर आप नाम बता रहे हो, आप ऑब्जेक्ट का नाम बता रहे हो, तो जो मतलब आपका बिजनेस है कंपनी का, आपका नाम भी उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मान लो जैसे कपड़े का बिजनेस है, तो पता होना चाहिए कि कंपनी कपड़े का बिजनेस करती है, आपकी कंपनी के नाम में वो कपड़े का बिजनेस होना चाहिए। हमें कैसे पता चलता है कि भाई कोई रिलायंस नेटवर्किंग टेलीकम्युनिकेशन में है, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, ये सारे क्या है, जब आप देखोगे इनके साथ हमें पता चलता है कि भाई दे आर इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट उसके नाम में शो होना चाहिए। भाई नाम जो है कंपनी का अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। हमने ये नेम क्लोज में भी पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्लियर है? भाई जो नाम है कंपनी का अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। एज जी पर सर। नेम ऑफ सेक्शन 8 कंपनी शैल इंक्लूड द वर्ड। सेक्शन 8 कंपनी के नाम में फाउंडेशन, फर्म, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सारे वर्ड क्या होने चाहिए सेक्शन 8 कंपनी के नाम। जब भी कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के नाम से बनती है तो ये नाम, ये वाले नाम आने चाहिए। समझ आ गई? यस सर। और सेक्शन 8 कंपनी के जी नाम में सर। वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है? सिमरन एंड मंशा, यस सर। कोई है किसी तरह की यस। मंशा? जी सर क्लियर है। हाँ, चलो क्लियर है सर। चलो आगे बढ़े। आफ्टर डिसाइडिंग द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोज कंपनी, द फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन। भाई अगर डायरेक्टर के पास, देखो बिल्कुल आसान है, डायरेक्टर के पास अगर डील नहीं है तो डील लेंगे, है ना? डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो डिजिटल सिग्नेचर लेंगे। बस फर्क क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा सेम है। फर्क क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब मुझे ये बताओ, नॉर्मल कंपनी का, जब हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी का बात कर रहे थे, तो जो मेमोरेंडम का फॉर्म था, कौन से फॉर्म के अंदर था मेमोरेंडम? मेमोरेंडम का फॉर्म बताओगे? 33 INC 33। INC 33, वेरी गुड। और आर्टिकल का फॉर्म बताओगे? 34 INC 34, 34। 34। इसमें फर्क क्या 32 है? इनकॉर्पोरेशन। हाँ, इसमें फर्क मैं बता देता हूं। इसके अंदर जो, एक मिनट, ज्यादा नहीं। अरे यार,
हाँ, तो अब क्या है कि भाई जो सेक्शन 8 कंपनी का जो एमओए होगा उसका फॉर्म है आईएनसी 13, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो सेक्शन 8 कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो होगा आईएनसी 31, ये एक डिफरेंस है। समझ आ गई? ऑब्जेक्ट जो होगा सेक्शन 8 कंपनी का हमने पढ़ रखा है, ये अपना क्या नहीं कर सकती। सर आपकी आवाज कट गई, हेलो मंशा, सिमरन क्लियर इसे है? बता दीजिए। आ रही है अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, इज एम ऑडिबल? जी सर अभी आ रही है। सिमरन, इज एम ऑडिबल? अभी बोलो। ओके, कि भाई जो सेक्शन 8 कंपनी का मेमोरेंडम होगा वो मेमोरेंडम जो होगा आईएनसी 13 फॉर्म के अंदर होगा, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो आईएनसी 31 फॉर्म के अंदर होगा। पहला तो डिफरेंस ये है। हेलो, आवाज आ रही है मंशा? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है यार। हाँ, जो एमओए होगा आईएनसी 13 फॉर्म में होगा और एओए होगा 31 फॉर्म सर में। आ रही है। हाँ, और ऑब्जेक्ट हमें पता ही है, सेक्शन, ये डेफिनेशन है, ये सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन है कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या होगा। सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। दूसरा, भाई वो अपना जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाएगी। और तीसरा, भाई प्रमोट करना वेलफेयर कॉमर्स आर्ट को। हाँ, और भाई वो क्या नहीं कर सकती, पेमेंट नहीं कर सकती किसी भी तरह से डिविडेंड का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कम से कम सेक्शन 8 कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर कितने और होंगे? डिविडेंड एक सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कम से कम सब्सक्राइबर कितने होंगे? एक सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कम से कम सब्सक्राइबर होंगे कितने? 2। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? कम से कम 2। आपको ये भी ध्यान रखना है। 2 और 3। 2 या 3, ये भी सेम टू सेम है भाई, आपके इतने होंगे कम से कम। तो भी थोड़ा थोड़ा सेम है, ज्यादा भी इतना डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा आर्टिकल का फॉर्म का ठीक चेंज है। है। और सेम उनको ही ये है। पता है कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, बाकी ऑलमोस्ट काफी कुछ सेम है। तो ये आपको ध्यान जब रखना हमने है। रीड किए थे हाँ, सेक्शन। सेक्शन 8 कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैव स्टे इन इंडिया। सेक्शन 8 कंपनी के पास कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में स्टे करे, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। बाकी मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 2 या 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 या 3, और एक एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर होकर पर चलना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरे का पूरा ना, ये पूरे का पूरा सेम है। इसमें बस एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशन लगती है उसका पॉइंट आएगा, बाकी बाकी पूरा सेम है, पूरा सेम है, सेम है पूरा, कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसको आप पढ़ लेना नॉर्मली, आपको सिर्फ ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। इसमें निधि कंपनी वाला हम कहाँ पढ़ेंगे? निधि कंपनी वाला हम पढ़ेंगे कहाँ पे? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी इसमें ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंसी सिर्फ 40% है, 40% चांस है आ सकता है, लेकिन OMR बेस है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है छोटा मोटा। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने करा दिया। पहले तो मैं छुड़वा देता था, पहले मैं पूरा कराता भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ 40% चांस है पेपर में आने के। ठीक है। हाँ, तो सिर्फ आप इसको एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना। मेरे को ये करवाना था बच्चों को पूरा, एक बार आपको समझ आना चाहिए।
मेन क्या है, क्या चीजें इनकॉर्पोरेशन की, सो दैट कि आपके माइंड में रहे। एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। हम कल से अपनी कंपनी, हमारी कल कंपनी लॉ की क्लास होगी ना, कंपनी लॉ और जीआईजीएल। कंपनी लॉ में भी हमारा शायद नया चैप्टर शुरू हो और जीआईजीएल में भी हमारा एक नया चैप्टर हम शुरू कर देंगे। इंटरप्रिटेशन में दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, कल 7:30 बजे ही मिलेंगे और आराम से कल अपना फर्दर स्टार्ट हाँ करेंगे। जी सर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में परसों से नया चैप्टर शुरू होगा और उसमें भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी हाँ नया जी चैप्टर सर, शुरू। आप मॉर्निंग, अगर हम मॉर्निंग क्लास लगाई हाँ, हो सकता है पॉसिबल? अगर हम मॉर्निंग की क्लास रख लें, हो सकता है पॉसिबल? किस चीज की क्लास रख लें? मॉर्निंग की? इस हाँ जी, इस क्लास को मॉर्निंग में अगर रख लें, किस किस टाइम, मुझे टाइमिंग बताओ एक हो बार। सकता है पॉसिबल? हाँ, टाइमिंग में 7 बजे से पहले बोल रही हूँ, 7:30 क्योंकि से 7 लेके। बजे तो हमें जाना होता मंशा बताओ, आप बताओ है। मंशा। उससे पहले सर कितने बजे? मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में अब लाइक टाइम 5 to 7। 7 से लेके 9 बजे तक। नहीं नहीं, फिर 7 बजे तो हमें रेडी होना, 7 बजे तक की बोल रही हूँ कि उससे पहले। तो फिर 5 बजे से लेके, आप ये कह रहे हो 5 बजे से लेके 7 बजे तक। हाँ जी, मंशा आप बताओ, हो सकता है। सर इतनी सुबह? बताओ अगर सर हो मैं सकता। शाम को पढ़ लिया करेंगे आकर, हाँ मंशा। सुबह क्लास लगाएंगे, शाम को अपना सर रोज पढ़ेंगे। रोज तो नहीं हो पाएगा ना इतनी सुबह। हाँ, सर नींद के धोखे आएंगे फिर। देखो आप आपस में डिस्कस कर लो, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप में आपस में एग्री हो तो कर लेना, बाकी मुझे इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो ये टाइम है ही। अब आपस में आप डिस्कस कर लेना। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉर्निंग की? मैं तो उठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं तो वो बोल रही थी कि हम शाम को अपना पढ़ सकते हैं आकर। वो आप डिस्कस कर लो एक बार और मुझे ना इन्फॉर्म कर देना। कल तो हम 7:30 बजे रखेंगे, आपके पास कल का टाइम है, मेक योर माइंड। बाकी आप फिर अपना, और 7:30 बजे अगर आप मॉर्निंग में ले लेते हो तो पूरा दिन आप फिर उसके बाद आपको शाम को ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। हाँ जी, मैं तभी बोल रही हूँ कि शाम को अपना आराम से पढ़े, बाकी मॉर्निंग आपकी फ्रेश मर्जी है, होते हैं एक बार इजिली। आप आपस में बात कर लो। अगर देखो दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक ही मान रहा है एक नहीं मान रहा, तो उसमें दोनों को देखना हाँ पड़ेगा। जी, लेकिन अब आप स्टूडेंट भी हो तो स्टूडेंट के लिए तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 24-24 घंटे का हाँ जी, सेक्रीफाइस कभी भी कैसे भी सेक्रीफिकेशन होता है। हमने भी हाँ किया जी था। सर। हम भी सुबह उठ के क्लास में भागते थे। उस टाइम तो फिजिकल क्लास हुआ करती थी, सुबह ना 6 बजे की क्लास हुआ करती थी, तो हम साढ़े यही 5 बजे उठ के हम तैयार दूर होके भाग जाते थे क्लास में। 6 बजे का लेक्चर हुआ करता था, तो कर सकते हैं, हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक तो बार सर बात कर अगर लो आपस मॉर्निंग में। में क्लास होती है तो फिर कितने बजे से आप ले सकते हैं? किससे? जैसे अगर मॉर्निंग में क्लास रख रहे हैं तो फिर कितने बजे से ले सकते हैं आप? मैं मॉर्निंग में 5:30 से 8 7:30 दे बजे सकता तक? हूँ, या 5 से 7 दे सकता हूँ। फिर 5 से 7 सही रहेगी, क्योंकि 7 बजे तो मुझे जाना होता है। अच्छा, चलो कोई नहीं, एक बार है ना आपस में ही बात कर लो आप। जो आपकी डिसीजन है तो मुझे बता देना। हाँ कल जी, की मैं क्लास देख साढ़े लेती सात हूँ। बजे की रहेगी, फिर उसके बाद बात देखते हैं, कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? जी सर ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल हाँ मिलते जी। हैं। कंपनी लोग